हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी के लेक्चर नंबर 5 को, जिसमें कि हम डिस्कस कर रहे हैं एचपी टेट जून 2025 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी के एमसीक्यूज क्वेश्चंस। ये वीडियो एमसीक्यूज बेस्ड होती है। अगर आपको थ्योरी से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल पे विजिट करिए। वहाँ पे आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड हर एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो है वो वहाँ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन ए मैन, हु सेड दिस? ये किसने कहा था कि शिक्षा जो है मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण होता है? ये स्टेटमेंट जो है वो दी गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द हाइपर एक्टिव चाइल्ड नीड, जो अति सक्रिय बच्चे होते हैं उन्हें किसकी आवश्यकता होती है? क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। कक्षा में विशेष ध्यान देने की, विशेष पाठ्यक्रम की, विशेष अध्यापक की, या फिर अलग से क्लासरूम की। तो देखिए यहाँ पे जो अलग से पाठ्यक्रम, अलग से टीचर की, या फिर अलग से क्लासरूम की यहाँ पे बताया हुआ है ऑप्शंस में, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि हम जो प्रेफर करते हैं वो इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रेफर करते हैं, ताकि सभी टाइप्स के बच्चे जो हैं इकट्ठे पढ़ सकें। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो सही होगा, ऑप्शन ए, कक्षा में विशेष ध्यान देने की। अध्यापक को जो है हाइपर एक्टिव चाइल्ड्स को स्पेशल अटेंशन जो है कक्षा में देनी पड़ती है। नेक्स्ट है, असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पे असेसमेंट फॉर लर्निंग में कौन सा पॉइंट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। नीड्स ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की क्या आवश्यकता है, मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट्स, लर्निंग स्टाइल, या फिर डी ऑप्शन है स्ट्रेंथन ऑफ स्टूडेंट्स। तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा असेसमेंट फॉर लर्निंग में इंक्लूड नहीं होता? तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। लर्निंग स्टाइल जो है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग में इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि असेसमेंट फॉर लर्निंग मीन्स आपको इवेल्युएशन करनी है स्टूडेंट्स की, जिसमें कि लर्निंग स्टाइल इंक्लूड नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, द बेसिक फाउंडेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आर लेड इन द पीरियड ऑफ। शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व का जो मूलभूत विकास है वो किस अवस्था में होता है? ऑप्शंस हैं बाल्य अवस्था, शैशव अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाल्यावस्था। चाइल्डहुड पीरियड में ये डेवलपमेंट होती है। बेसिक फाउंडेशन जो है फिजिकल, मेंटल और पर्सनालिटी का, ये डेवलप होता है चाइल्डहुड में। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि चाइल्डहुड पीरियड को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। कई बार ऑप्शंस में अर्ली चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड भी दिया जा सकता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपने। 2 साल से 6 साल तक का पीरियड जो है वो अर्ली चाइल्डहुड कहलाता है, जबकि 6 साल से 11 साल के पीरियड को कहते हैं लेटर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। बेसिकली चाइल्डहुड जो है वो 2 साल से 11 साल तक है, और इसे डिवाइड किया गया है अर्ली चाइल्डहुड में और लेटर चाइल्डहुड में। इन्फेंसी की बात करें, शैशविक अवस्था जिसे कहते हैं, ये होती है बर्थ से लेकर 2 साल तक। एडोलसेंस, किशोर अवस्था जो है वो 12 साल से 18 साल तक होती है, और जो एडल्टहुड है ये 18 प्लस की एज को कहा जाता है। एडल्टहुड में भी फर्दर पार्टीशंस हैं, तो उनकी हम बात नहीं करेंगे। बेसिकली आप चाइल्डहुड की पार्टीशन को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द एज इन विच चाइल्ड लाफ्स लेस एंड स्माइल मोर, दैट इज ही हैज लर्न टू कंट्रोल हिज इमोशन। किस एज में बच्चा जो है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है? ये एग्जाम्पल दिया है कि वो हंसता कम है और मुस्कुराता ज़्यादा है, मीन्स वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गया है। तो ये किस अवस्था में होता है? ये बच्चा सीखता है अपने लेटरल चाइल्डहुड में। सी ऑप्शन जो है
वो सही आंसर है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे अर्ली चाइल्डहुड का दूसरा नाम, कई बार अर्ली चाइल्डहुड ना लिख के प्री स्कूल पीरियड भी लिखा जाता है। तो प्री स्कूल पीरियड कौन सा होता है? अर्ली चाइल्डहुड को ही प्री स्कूल पीरियड कहते हैं। प्री स्कूल में स्कूल जाने से पहले का जो पीरियड है उसे अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। कब से कब तक? वो मैंने अभी आपको बताया, 2 से 6 साल तक के पीरियड को जो है वो अर्ली चाइल्डहुड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू वंस सराउंडिंग। बुद्धिमत्ता जो है वो अपने परिवेश के अनुकूल ढलने की क्षमता है। ये स्टेटमेंट जो है किस साइकोलॉजिस्ट ने दी थी? ऑप्शंस हैं स्पीयरमैन, विनेत, जीन्स पियाजे या फिर इन तीनों में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा जीन्स पियाजे। ये स्टेटमेंट जो है वो जीन्स पियाजे की दी हुई है। उन्होंने इंटेलिजेंस को जो है कहा था कि ये एक बायोलॉजिकल ट्रेड होता है। बायोलॉजिकल बेस पे ही उन्होंने पर्सन की इंटेलिजेंस को डिफाइंड किया है और उनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या है? अपने परिवेश के अकॉर्डिंग, अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना, इसी क्षमता को इंटेलिजेंस कहते हैं। जीन्स पियाजे जो है किस कंट्री से बिलोंग करते थे? तो ये स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे। स्विस साइकोलॉजिस्ट जो है इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु यूज द वर्ड IQ फर्स्ट। IQ जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंस कोशेंट, इसे पहली बार किसने यूज किया था? किसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था? तो विलियम स्टर्न के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को दिया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ईयर भी पूछा जाता है कि किस ईयर में दिया था, तो 1912 में इन्होंने IQ का जो वर्ड है फर्स्ट टाइम यूज किया था। 1912 ईयर याद रखेंगे। साइकोलॉजिस्ट का नाम विलियम स्टर्न। IQ का क्या फॉर्मूला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेट के एग्जाम में इसके बेस पे आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको फॉर्मूला नहीं पूछेंगे, पहले फॉर्मूला पूछा जाता था, पर आजकल जो है वो क्वेश्चंस दे रहे हैं कि आप IQ निकाल, जबकि मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज चाइल्ड की दी हो। तो यहाँ पे IQ का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। MA मीन्स मेंटल एज अपॉन CA, क्रोनोलॉजिकल एज जिसे कि बायोलॉजिकल एज कहते हैं, इनटू 100। इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, मींस IQ जो है बच्चे का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को ही कहते हैं और ये थ्योरी दी थी स्किनर ने। BF स्किनर जो है इनका पूरा नाम है और ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। कंट्री भी साथ साथ में याद करेंगे क्योंकि कंट्री भी पूछ ली जाती है डायरेक्ट एग्जाम में कि साइकोलॉजिस्ट की कौन सी कंट्री है, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो BF स्किनर जो थे जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी है वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इनकी थ्योरी को ही थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन इन ए बिहेवियर विच इज रिलेटिवली। लर्निंग क्या है? बिहेवियर में मॉडिफिकेशन, व्यवहार में परिवर्तन को ही लर्निंग कहते हैं और ये किस तरह की होती है? स्थायी, अस्थायी, नियंत्रित या फिर अनियंत्रित। तो ये परमानेंट होती है, स्थायी होती है लर्निंग। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पेवलोव बिलोंग्स टू विच कंट्री। पेवलोव जो है वो किस देश से संबंधित हैं, किस देश के निवासी हैं ये? तो पेवलोव जो है एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यही मैं आपको बता रही थी कि जब भी आप किसी साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ते हैं तो उनकी कंट्री जरूर याद रखिएगा क्योंकि वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। पेवलोव जो है वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। कौन सी थ्योरी इन्होंने दी थी? तो इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी है। किस एनिमल पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो डॉग पे इनका एक्सपेरिमेंट रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेमोरी इज द रिजल्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल मोटर लर्निंग प्रोसेस। मोटर लर्निंग प्रोसेसेस किस लर्निंग का रिजल्ट है? तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए हैं। करेक्ट आंसर होगा प्रोसीजरल मेमोरी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रोसीजरल मेमोरी जो है वो रेफर करती है लॉन्ग टर्म मेमोरी को, जो कि स्टोर करती है आपकी परफॉर्मेंस किस तरह से होगी उससे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल ऑफ द सोशल कॉग्निटिव थेरेपी इज बेसिकली। सोशल कॉग्निटिव थेरेपी, इसका बेसिक गोल क्या होता है ये पूछा गया है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं रीड कर लेते हैं। अनकवरिंग हिडन कन्फ्लिक्ट्स, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या फिर सभी। जो भी ऊपर दिए हैं ऑप्शंस में ये सभी जो हैं वो इस थेरेपी के गोल होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, सेल्फ रेगुलेशन। बेसिक जो गोल है वो है सेल्फ रेगुलेशन। बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल स्टडी मेथड इज कंसीडर द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड टू स्टडी बिहेवियर। बिहेवियर को स्टडी करने के लिए सबसे साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड जो है वो कौन सा माना जाता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल, सर्वे या फिर केस स्टडी। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है इसे मोस्ट साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड माना जाता है अगर आपको बिहेवियर की स्टडी करनी है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म ऑफ एफिशिएंसी इन स्कैनिंग इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द बेस्ट? कौन सा बेस्ट कंसीडर किया जाता है जब आपको एफिशिएंसी की टर्म में स्कैनिंग इंफॉर्मेशन को बताना हो? यहाँ पे ऑप्शंस हैं, फोकस गैम्बलिंग, कंजर्वेटिव फोकसिंग, सक्सेसिव स्कैनिंग या फिर साइमल्टेनियस स्कैनिंग। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। साइमल्टेनियस स्कैनिंग जो है वो बेस्ट मानी जाती है। अगला प्रश्न है, विच इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी? साइकोलॉजी का सबसे पुराना मेथड जो है वो कौन है? केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन, इंट्रोस्पेक्शन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इंट्रोस्पेक्शन जो है, आत्मनिरीक्षण जो है, ये साइकोलॉजी का सबसे पुराना मेथड है, सबसे पुरानी विधि है। यहीं पे आज की वीडियो क्लोज करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।